हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और 2 दिन से भाई हम थोड़ा साहित्य कर रहे थे, उस पर काफ़ी हमने चर्चा भी की, बहुत सारी मतलब प्रश्न भी किए थे। और आई होप कि कल और परसों के सेशन से आपको बहुत लाभ मिला होगा। लेकिन अब दोबारा से थोड़ा व्याकरण पर आ जाते हैं, ठीक है। तो व्याकरण में आज का जो विषय फ्रेंड्स वो है समास। और जो समास का विषय है उस पर अलग से तो प्रश्न आता ही है, और चाहे फिर आप वो क्वालिफाइंग की बात कर लें, पीआरटी की, टीजीटी की, जो घूम फिर के बार बार हम वही चीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका हर लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हर पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर चाहे वो आपका सी टेट हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, बीपीएससी हो, तो हर परीक्षा और हर स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है समास। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, जो समास का विषय है वो ऐसा नहीं कि केवल उसमें समास के ही प्रश्न आएंगे, ये आपको नए नए शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। आई होप यहाँ पर अगर हमारे जिन बच्चों ने 12 बजे वाला सी टेट का सेशन देखा था, वहां पे बच्चों ने एक शब्द पूछा था मैम, पगबाधा। पगबाधा का मतलब क्या होता है? तो वहां पर मैंने उन्हें बताया कि अगर आप इस शब्द का प्रयोग समास के द्वारा करेंगे तो आपको शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। आप में से कोई बताएगा फ्रेंड्स? हाँ जी, पगबाधा। किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पगबाधा ये एक शब्द था आज दोपहर को 12 बजे जब हमने सेशन लिया। इसमें कौन सा समास आएगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए फटाफट। भाई हिंदी का जो सेशन है बिल्कुल टाइमली स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। रास्ते की बाधा, मिश्रा जी क्या बात है। अब पग में बाधा नहीं, पग की बाधा, की जो पग बाधा होती है, जो पग की बाधा होती है, ठीक है। लेकिन आपका वो कहना सही है कि आपने अधिकरण जो कहा है कि आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, वो वाक्य बनाने में जरूर होता है, लेकिन पग बाधा की ये हमारे सब, ये जैसे कहते हैं ना कि आलसीपन, आलस्य हमारे सफलता की सबसे बड़ी पग बाधा है, यानी पग की बाधा, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं। तो बेसिकली तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर है। अब ये जो समास होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? पेपर में आपको ये क्वेश्चन आया था इस चीज के ऊपर, संक्षेपण के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि समास का मतलब होता क्या है। तो समास का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? संक्षेपण, शब्दों का संक्षेपण, चीजों को शॉर्ट में लिखना। वो था ना गागर में सागर भरना, तो बड़ी से बड़ी चीज को छोटे से छोटे शब्द में कह देना, गहराई से कहना, उसे कहते हैं समास। और समास का विलोम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। समास शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम शब्द, और जैसे वो कहते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम समास का ही प्रयोग करते हैं, कि इतने सारे शब्दों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग। व्यास, बिल्कुल सही, समास का विलोम होगा आपका व्यास। और इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि कोई रचना समास शैली में लिखी गई है, कोई रचना व्यास शैली में लिखी गई है। तो समास शैली में लिखने का मतलब कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना, और व्यास शैली का मतलब होता है छोटी सी बात लेकिन उसकी पूरी व्याख्या करना, समास व्यास। अगली चीज, अब फ्रेंड्स आते हैं संक्षेपण पर, कि संक्षेपण किया कैसे जाता है। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम कहते हैं पहला, जिसका निवारण ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसका निवारण ना किया जा सके। सभी बच्चे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसका निवारण ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर बेसिकली आपके दो दो टॉपिक्स की तैयारी हो जाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड समास। अनिवार्य, वेरी गुड सुरभि, सबसे पहले आपका उत्तर आया। नहीं, आपसे भी पहले भी कुछ बच्चों का है, तो हाँ जी, ये होता है अनिवार्य। हम कहते हैं ना यह कार्य अनिवार्य है, अनिवार्य यानी कि जिसका निवारण नहीं हो सकता। और अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए ये भी बता दीजिए। अनिवार्य का विलोम शब्द, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैकल्पिक। सचिंदर जी सबसे पहले आपका आया, वेरी गुड, वैकल्पिक। क्योंकि अनिवार्य मतलब होता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें ये काम करना है तो करना है। लेकिन वैकल्पिक मतलब होता है हमारे पास विकल्प हैं, हम ये कर सकते हैं, नहीं तो प्लान बी कर सकते हैं एग्जीक्यूट, नहीं तो प्लान सी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है छोटी छोटी चीजें। फिर जैसे बीपीएससी में जैसे क्वेश्चन आए थे, फॉर एग्जांपल आपके सबसे मेन कृष्णार्पण, याद है सभी बच्चों को वो वाला प्रश्न? कृष्णार्पण, पेपर में इसका उत्तर कर्मधारय समास दिया गया था, जो बिल्कुल गलत था। आप बताइए इसमें कौन सा समास होगा, ट्राई कीजिए।
कृष्णार्पण को अगर आपको वाक्य में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे सभी बच्चे? कृष्णार्पण, ये बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर वो है क्वेश्चन फ्रेंड्स, जहां पर सभी ने वो मतलब डाउट रेस किया था, हमने भी डाउट रेस किया था। कृष्णार्पण जी, तो कृष्ण को अर्पण, या न था कृष्ण को अर्पण। अब ये बताइए इसमें कारक कौन सा है, कौन सा बच्चा बताएगा इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? बेसिकली तत्पुरुष समास का भेद कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए जी। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष नहीं आना था, क्योंकि को विभक्ति जो है वो सिर्फ कर्म कारक की नहीं संप्रदान कारक भी होती है। और कृष्ण को अर्पित किया यानी कृष्ण के लिए अर्पित किया, के लिए अर्पित, किसके लिए? कृष्ण के लिए किया गया है, यहां पर आपका संप्रदान कारक आना था। तो यहां से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको समास समझना है तो उसके लिए कारक समझना कितना आवश्यक है। तो कारक और समास दोनों विषय बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उसी प्रकार क्रिया और वाच्य दोनों विषय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जो बिल्कुल सिमिलर टॉपिक्स हैं, जो एक दूसरे में बिल्कुल घुले मिले हैं, उनको आपको हमेशा साथ में करना चाहिए। ओके, तो यहां पर आएगा आपका संप्रदान कारक। कृष्ण को अर्पण लिखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन को का मतलब है कृष्ण के लिए अर्पित किया गया है। ओके, अब यहां पर जैसे छोटी सी चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 4 शब्द हैं फ्रेंड्स। अब इन चारों शब्दों को एक एक शब्द में, ठीक है ना, डिफाइन कीजिए चारों वाक्यों को। जो अच्छा पुत्र हो, राजा की नीति, रात ही रात में, जो ध्यान में मग्न हो, इन चारों के लिए एक एक शब्द क्या होगा फटाफट। और वैसे हाँ भाई, यहाँ पे सभी जितने भी भावी शिक्षक हैं हमारे, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप बहुत ही अच्छे मतलब कि प्रोफेशन में जाएं, ठीक है ना, और बहुत अच्छी जॉब आपकी लगे, बहुत जल्दी आपको सफलता मिले, और जीवन में आप जितनी सफलता पा सकते हैं ज़रूर पाएं, हर स्तर पर। जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहला जो अच्छा पुत्र है, अच्छे के लिए उपसर्ग आता है सु, और पुत्र तो सुपुत्र। फिर अगला है राजा की नीति, कि राजा का क्या नियम है, राजा की नीति उसकी मतलब पॉलिसीज क्या है, तो राजनीति, राजनीति। अगला आता है रात ही रात में, कहते ना भाई अरे मैंने तो ये काम रात ही रात में निपटा दिया, तो उसके लिए होता है रातों रात। क्या होता है? रातों रात। और लास्ट में है आपका जैसे जो ध्यान में मग्न हो, ध्यान मग्न, 2 शब्द, ध्यान मग्न। तो बस यही है बेसिकली आपका कि शब्दों को तोड़कर आप लिख कैसे पाते हैं, और उसी से आप शब्द का सही अर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास टेलीग्राम पे फ्रीक्वेंटली एक क्वेरी आती रहती है। बुक्स में क्या है फ्रेंड्स, आपने देखा ना आजकल की बुक्स में करेक्शंस काफ़ी होती हैं, तो उसमें लिखा था कि भाई 2 अक्षरों के मेल से बना नया शब्द, तो वहाँ पे 2 अक्षर नहीं 2 शब्द ही आना था, कि 2 शब्दों के मेल से बना नया शब्द, उसे उस प्रक्रिया को कहलाते हैं समास। तो यहाँ पे देखिए संधि और समास में अंतर क्या है। संधि का मतलब है केवल 2 वर्णों का मेल, वर्णों का मतलब होता है या तो स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन। लेकिन समास का मतलब होता है 2 पदों का मेल, पद यानी कि 2 शब्दों का मेल, प्रॉपर 2 शब्द होने चाहिए। और शब्द का मतलब ये भी है जैसे कि अ जो है, अ उपसर्ग जानते हैं ना, अ का मतलब होता है नहीं, उसका नेगेटिव, जैसे कि स्वस्थ अस्वस्थ, योग्य अयोग्य, ठीक है ना। अब ये अ जो है इसका एक अर्थ है, तो बेसिकली यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिन 2 शब्दों का कोई अर्थ हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो उससे आपका समास बनता है। तो अगर मैं कहती हूं अस्वस्थ, तो यहां पर भी आपका समास है, न तत्पुरुष। और इसलिए याद रखिए कि जहां उपसर्ग है वहां समास है। सारे बच्चे नोट कीजिए, जहां उपसर्ग वहां समास। लेकिन ये बात प्रत्यय के लिए लागू नहीं होती, जहां प्रत्यय वहां समास, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां उपसर्ग है वहां समास होना ही होना है। कारण क्या है? क्योंकि हर उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन हर प्रत्यय का ऐसा आप प्रॉपर अर्थ नहीं बता सकते। ठीक है,
तो इसलिए जहां उपसर्ग है वहां समास होना ही होना है, ये कन्फर्म है। और लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, संधि और समास। ये किसी भी शब्द में होना अनिवार्य नहीं है, किसी भी शब्द में संधि हो भी सकता है नहीं भी, समास हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि हर शब्द में उन्हें संधि और समास चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे देखिए। अब आते हैं फाइनली, अब यहां पर आपके पास 8 शब्द हैं। इन 8 शब्दों में जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कितने शब्दों में समास है। नंबर बता दीजिए जिन शब्दों में समास है, फटाफट सभी बच्चे। इन 8 शब्दों में से कितने शब्दों में समास है? थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। सभी में है, ध्यान से देखिए सब शब्दों को। जी, तो सबसे पहला शब्द क्या है आपका? चलिए पहले एक बार आप करिए, 1 मिनट और, उसके बाद मैं सारा आपको एक्सप्लेन करती हूं। जी, आप कह रहे हैं 5th में नहीं है, वेरी गुड। 5th में आपका नहीं है, कुशलता में आपका कोई समास नहीं है, साहसिक में आपका कोई समास नहीं है, और व्यावहारिक में भी आपका कोई समास नहीं है। इन 4 शब्दों में कोई समास नहीं था, केवल प्रत्यय था, और विधान में तो वो भी नहीं था, विधान तो अपने आप में मूल शब्द था। ठीक है, अब आते हैं इन 4 शब्दों पर। सबसे पहला शब्द है फ्रेंड्स सिरमौर। सिरमौर का मतलब क्या होता है? सिर और मोर। अब ये मोर का मतलब मोर नहीं है, मोर और मोर। मोर मतलब होता है पिकॉक, और मोर मतलब होता है मुकुट, यानी सिर का मोर। मोर का मतलब मुकुट। जैसे हम कहते हैं कि हिमालय हमारा सिरमौर है, हिमालय भारत का सिरमौर है, यानी हिमालय भारत के सर का मुकुट है। उसी प्रकार दुखद, अब इसमें कौन सा है? दुख प्लस द, दुख को देने वाला, या दुख मतलब को छिपा हुआ है, दुख देने वाला। जैसे हम कहते हैं ये बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद समाचार यानी ये बहुत ही दुख देने वाला समाचार है। तो यहाँ पे को विभक्ति है, ये है आपका कर्म तत्पुरुष। उसी प्रकार अनावश्यक, यहाँ पर अन उपसर्ग है, और जहां पर उपसर्ग है वहां समास होना ही होना है। अनावश्यक यानी जो आवश्यक नहीं है, ये आपका नय तत्पुरुष है। और फिर कमल नयन, 2 शब्द पहचान लीजिए, उनके संबंध से आपको समास का पता चल जाएगा। तो ये कमल रूपी नयन, की जो नयन है वो कमल के समान है, कर्मधारय समास। ठीक है, इन 8 शब्दों में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो प्लीज पूछिए, फिर हम बिल्कुल थ्योरी पर जाएंगे A to Z। ठीक है, थ्योरी हमें पूरी डिस्कस करनी है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं ही हैं। तब तक एक बार जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स। जी, आगे देखते हैं फिर। अब आते हैं कारक और समास पर, जो कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपको कारक समझ में नहीं आएगा तब तक फिर आप समास आपका अधूरी नॉलेज रहेगी, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब कितने बच्चे बताएंगे दोनों के कितने कितने भेद हैं? फटाफट बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं और समास के कितने भेद होते हैं? जल्दी से दोनों के भेद बताइए। निक्की जी, पहले आपका उत्तर आया, वेरी गुड। जी, तो कारक के होते हैं 8 भेद, समास के होते हैं 6 भेद। कारक वही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हरे। जितने बच्चों को ये कारक का टेबल याद नहीं है, तोते की तरह रट लेना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कारक का टेबल जब तक आपको नहीं आएगा, क्रिया आपकी अधूरी रहेगी, आपका वाच्य अधूरा रहेगा, आपका समास अधूरा रहेगा, और कारक का अलग से तो प्रश्न आता ही आता है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और समास के होते हैं 6 भेद, जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कारक यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो कारक के ये 8 प्रकार हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, ये सारे, इसमें से समास में केवल 6 कारक प्रयुक्त होते हैं। ना तो कर्ता कारक आएगा और ना ही संबोधन कारक आएगा।
पहला और ये आखिरी वाला जो कारक है ये समास में नहीं आएगा। बाकी जो 6 बचे कर्म कारक, तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये सारे हम तत्पुरुष समास में डिस्कस करेंगे। अब तो फाइनली अब वापस आ जाइए समास पर। तो समास में बेसिकली हमें करना क्या है, किसी भी शब्द में अगर समास पूछा हो उसे 2 शब्दों में बांट दीजिए। ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। पहले शब्द को कहा क्या जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक एक शब्द, एक एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो पहला शब्द होता है उसे कहा जाता है आपका पूर्व पद, पूर्व पद। और जो दूसरा शब्द होता है उसे कहा जाता है आपका उत्तर पद। ओके, पूर्व पद और उत्तर पद, इस चीज को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो नाम पहले तो याद कर लीजिए, क्योंकि जब मैं बाद में बोलूंगी ना पूर्व पद उत्तर पद, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पूर्व पद का मतलब क्या होता है, उत्तर पद का मतलब क्या होता है। पूर्व मतलब होता है पहले, तो जो पहला शब्द है, जैसे कि मैंने कहा कमल नयन, कमल नयन, तो इसमें कमल जो शब्द है वो है आपका पूर्व पद, नयन जो है ये है आपका उत्तर पद, जो दूसरे नंबर पर शब्द आता है। ठीक है, और अब यहाँ पे समास का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान है, यानी पहला शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस समास में उत्तर पद प्रधान है। अब वो आपको छोटा सा चार्ट है, वो सिर्फ याद ही कर लीजिए, उतना पर्याप्त है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये कारक का टेबल, ये कारक जो है फ्रेंड्स, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको सब समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है कर्ता कारक, कर्ता ने। कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु। जैसे मैं कहूं अरे टीवी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, वो अपने आप खराब हो गया, तो टीवी इसमें क्या है, कर्ता। फिर आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, तो आप क्या है, कर्ता, जो भी काम को करता है। फिर कर्म कारक, ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो टेंशन देने वाला कारक है ना, ये इन सब में जो सबसे टॉप में टेंशन देता है वो है कर्म कारक। ये वाच्य में भी, ये क्रिया में भी, हर जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ये कर्म कारक करता है, क्योंकि कर्म की परिभाषा समझ नहीं पाते हम। कर्म का मतलब क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं सो रही हूं, तो सोने का प्रभाव मुझे पर पड़ेगा, वहां पे को विभक्ति, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए कि मैं सो रही हूं, ये सिंपल है, इसमें कर्म नहीं है। लेकिन मैं बच्चे को सुला रही हूं, तो मैं बच्चे को, तो अल्टीमेटली सुलाने का प्रभाव बच्चे पर पड़ा, सुलाया मैंने। लेकिन जब क्रिया का प्रभाव करने वाले पर नहीं, किसी दूसरी चीज पर पड़ता है, जैसे कि मैं साइकिल चला रही हूं, यानी मैं साइकिल को चला रही हूं, तो ये जो को विभक्ति है ना, ये हमें कर्म की पहचान बताती है। तीसरी चीज करण कारक। करण कारक क्या होता है, क्रिया का माध्यम, क्रिया का माध्यम। और ये फ्रेंड्स हम इतना डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तत्पुरुष समास में यही सारी चीजें हमारे काम आएंगी, तभी हम उसका समास विग्रह कर पाएंगे। ओके, तो ये करण कारक क्या है, क्रिया का माध्यम। मैं आंखों से देखती हूं, तो से की जगह अगर आप के द्वारा लगा सकते हैं तो वह करण कारक है। फिर कुल्हाड़ी से पेड़ काटो, यानी कुल्हाड़ी के द्वारा, कुल्हाड़ी के माध्यम से पेड़ काटो, तो ये होता है आपका करण कारक, अगर सिंपलेस्ट वे में, सबसे आसान तरीके से समझना हो। फिर आता है आपका संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की विभक्ति को भी है और के लिए भी। और जानते हैं पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि किस कारक की विभक्ति होती है को के लिए। फिर बच्चों ने पता है एक और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा मैम को विभक्ति जो है वो आपका उसका ये कर्म तत्पुरुष का, और के लिए जो है वो संप्रदान का। तो हमने उपयुक्त में से एक से अधिक 2 लगा दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। को के लिए वो बस एक ही पूछा गया था, वो संप्रदान कारक ही आना था। संप्रदान कारक होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूं, ये क्या है, मैं आपको पढ़ाती हूं। अब यहां पे मैं तो हुई कर्ता, लेकिन आपको, यहां पे आपको का मतलब है मैं आपके लिए पढ़ाती हूं, आपको आपके लिए, तो यहां पर आपका कर्म नहीं संप्रदान कारक होगा। और इसकी सिंपल सी परिभाषा यह है कि जब भी किसी को कुछ दिया जाए या जब भी किसी के लिए कुछ किया जाए,
देना या किसी के लिए कुछ करना, तो आपका संप्रदान कारक आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, जहां पे कंफ्यूजन होती है, ये द्विकर्मक क्रिया में आपके काम आएगी। ओके। उसी प्रकार जैसे अपादान कारक, यहाँ पे है अलग होने का भाव, बच्चा छत से कूदा, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर यहाँ पे आ जाती है तुलना, या फिर यहाँ पर आ जाता है डर, जैसे सोहन मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, तुलना आ गई। फिर डर कि बच्चा शेर से डर गया, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें, अलग होना, तुलना और डर, ये आपका अपादान में आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर संबंध कारक कि जैसे राजा का पुत्र, गंगा का जल, ठीक है ना। फिर आप जैसे कह सकते हैं कि वो वाक्य है कि कल नेहा की शादी है, तो नेहा की शादी, ये सारे संबंध कारक में। फिर लास्ट में आता है आपका अधिकरण कारक, में या पर। जैसे हम कहते हैं परोपकार, तो पर उपकार, यानी दूसरे पर उपकार करना। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास यानी खुद पर विश्वास, तो ये होता है क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। और लास्ट में आता है आपका संबोधन कारक, यानी कि पुकारना, कि हे प्रभु कर दे बेड़ा पार ठीक है, तो हे कि हे प्रभु भेज दे नोटिफिकेशन, इसे कहते हैं पुकारना। तो एक बार जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर हम समास के प्रकारों पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे फटाफट जी। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे इस बार आप हमें विश करें, अगले साल आपको भी कोई विश करेगा, आपका स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं समास पर फाइनली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जहां उपसर्ग है वहां समास है। तो जैसे ये है आजन्म, आजन्म का मतलब होता है कि जब तक जीवित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। फिर अस्वस्थ, कि जो स्वस्थ नहीं है, यहाँ पे अ उपसर्ग है, यहाँ पर आपका नए तत्पुरुष है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज फ्रेंड्स, जैसे उपसर्ग का महत्व है ना, तो उपसर्ग के माध्यम से भी आप सही समास एक सेकंड में पहचान सकते हैं। और जब हम आपको इंडिविजुअल बेसिस पर करवाएंगे तब आपको बताएंगे फिर कि कैसे सिर्फ उपसर्ग के माध्यम से आप सही समास पहचान सकते हैं। उसी प्रकार भरपेट, लापरवाह, बेरहम, निर्जल, दुर्व्यवहार, सुपुत्र, सु उपसर्ग, दुर उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग का हमेशा एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं समास के प्रकारों पर। तो समास के कुल मिला के 6 प्रकार हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ये 6 समास। और ये 6 समास हम एक एक करके शॉर्ट में करते हैं। जैसे कि ये 3 समास, ये 3 समास थोड़ा जल्दी समझ में आ जाते हैं, और ये जो बाकी के 3 समास हैं इसमें थोड़ी टेंशन होती है, तो हम उसी सीरीज में करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर चलिए बीपीएससी वाले भी सही, उनको भी 5 विकल्प आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, अगर 6 में से आपको 4 समास भी अच्छे से आ गए ना, मोर देन सफिशिएंट फ्रेंड्स, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ही लेंगे। तो पहले ये मत सोचिए कि सारा कुछ एक साथ करना है। 6 में से पहले 2 या 3 समास पर फोकस कीजिए, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी फिर धीरे धीरे करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद तो अब जैसे अगर इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। सभी बच्चे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। हर समास की एक एक वाक्य में पहचान। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिनकी ये एलिजिबिलिटी वाला कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये वैलिड होगा या नहीं, ये डेली सेशन में हम क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बाद में लिख दीजिएगा। सेशन खत्म होने के बाद जो हमारी स्पेशलाइज टीम है, जो हर चीज़ हर तरीके से आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगी, वो आपको उत्तर दे देगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। अब तो सबसे पहले अब आता है बहुव्रीहि समास, सबसे सिंपल। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या है कि आपको 2 शब्द दिए गए हैं, लेकिन दोनों शब्दों का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे हम कहते हैं आपका दशानन, ठीक है ना, हाँ दशानन रावण है जो,
तो वो कविता याद है। तो दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, आनन यानी कि मुख। तो ना तो यहाँ पे 10 की वैल्यू थी ना आनन की, 10 प्लस आनन इज इक्वल टू रावण। तो जब दो शब्दों का तीसरा अर्थ निकलता है, ये देखिए, तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अभी इसके और उदाहरण करेंगे हम। दूसरा आता है द्विगु समास। द्विगु समास वो होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ केवल पहला शब्द संख्यावाचक को लिख लीजिए, केवल पहला शब्द, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? यहां पे तो सिर्फ पहला शब्द न्यूमेरिकल है, द्वंद्व समास में दोनों शब्द न्यूमेरिकल हैं, दोनों शब्द न्यूमेरिकल। जैसा आपने घर में सुना होगा, अभी वो थी ना देवशयनी एकादशी, 2 दिन पहले थी। तो एकादश का मतलब क्या होता है? 1 और 10। तो 1 और 10 जब दोनों ही न्यूमेरिकल हैं तो वो आपका द्वंद्व में आता है, द्विगु में नहीं आता, क्योंकि द्विगु में सिर्फ पहला शब्द न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि नवरात्र, चौपाई, चौराहा, चौमासा, इस तरीके से। ठीक है। उसी प्रकार फिर जैसे कि आपका कर्मधारय समास। अब इन तीनों को हम विस्तार से करेंगे बाद में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं जो मैं आपको बताने जा रही थी अगला, की जिसमें दोनों पद प्रधान हो। अब किस समास में कौन कौन सा पद प्रधान होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है फ्रेंड्स। तो मैं आपको जरा बता देती हूँ। ये जो आपके 6 समास हैं, इसमें ये चीज आपको रट ही लेनी है। जैसे कि सबसे पहले बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में मैंने क्या कहा कि जहां पे दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं, यानी उन दोनों शब्दों का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान। ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें से 99% क्वेश्चन आता है, 99% क्वेश्चन इसमें से आएगा कि किस समास में कौन सा पद प्रधान है। तो यहाँ पे दोनों पद अप्रधान है बहुव्रीहि में। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, यानी दोनों शब्दों का इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, वहां पे माता और पिता दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो यहां दोनों पद प्रधान, यहां दोनों पद अप्रधान। पहले तो ये दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। भाई क्यों? ठीक है, एक में है दोनों पद प्रधान, एक में है दोनों अप्रधान। फिर आता है आपका अव्ययी भाव समास। नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय तो पता है ना सबको। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, ये सब आता है। तो जो भी शब्द अगर आपको लगे कि वो अव्यय शब्द है ना, अधिकतर वो आपका अव्ययी भाव समास में आता है, जिसमें अव्यय का भाव हो। इसमें केवल पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। सिर्फ पहला वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अव्ययी भाव में, और बाकी कौन कौन सा बचा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। इन तीनों की एक विशेषता है जिसमें कि उत्तर पद प्रधान होता है। तीनों का सेम, तत्पुरुष, कर्मधारय और ये आपका द्विगु। ठीक है ना, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इनमें क्या होता है? केवल उत्तर पद प्रधान। तो सबसे पहले तो आपको अब ये वाला टेबल भी याद हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग कहां से करनी है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान, ठीक है ना, और अव्ययी भाव में केवल पूर्व पद प्रधान। इसके अलावा बाकी तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान। ओके, इसका क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वालिफाइंग में भी आ सकता है, सी टेट में भी आ सकता है, केवीएस और डी ट्रिपल एस में तो आता ही आता है। ओके, अगला देखिए। अब तो यहां पर जैसे जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास होगा? उत्तर बताइए जल्दी से, फटाफट क्वेश्चंस। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, बिल्कुल सही। अगला, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम मतलब होता है उत्तर पद, यानी कि दूसरा जो पद होता है जिसमें अंतिम पद प्रधान हो, वो कौन सा समास है? वो आपका तत्पुरुष होगा, बी ऑप्शन। अगला, अब जैसे अब यहां पर आता है एक शब्द कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक शब्द दे दिया, पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? पॉकेट मार का समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह मतलब उसे वाक्य बनाना पड़ेगा पॉकेट मार का। तो पॉकेट मार को कैसे लिखेंगे? पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। अब यहां पे को विभक्ति आ गई। को क्या है? कारक की विभक्ति,
और याद रखिए जहां कारक की विभक्ति आ गई, जहां कारक की विभक्ति आ गई वहां पर आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास यहां पे खत्म हो जाता है कि जहां पे कारक की विभक्ति आ जाए वहां पे तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही। अब आ जाइए, अब आते हैं सारे समासों पर एक एक बार और उसके बाद फटाफट से हम क्वेश्चंस प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला जो बहुव्रीहि मैंने बताया था कि जहां पे दो शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे कि शैलजा। कौन बताएगा शैलजा का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। शैलजा, शैलजा का मतलब क्या है? ये आपको पर्यायवाची में भी काम आएगा फ्रेंड्स। पार्वती, बिल्कुल सही। शैल मतलब क्या होता है? पर्वत। और जा मतलब कि पर्वत से जन्मी, यानी पर्वत की पुत्री, क्योंकि ज नहीं जा है, तो पर्वत की पुत्री अर्थात देवी पार्वती। और इसे शैलजा को गिरिजा भी कहते हैं। गिरि मतलब पर्वत होता है, गिरिजा। वो तार सप्तक का याद है फ्रेंड्स? ये आपका कौन सा था? गिरिजा कुमार माथुर जी, वो जो प्रथम तार सप्तक जो था उसी के ये थे कवि, गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा, गिरिजा का मतलब भी पार्वती ही होता है। उसी प्रकार आपका एक हम लेते हैं जैसे कि गिरिधर। ये तो गिरिजा था, अब मैं कहती हूं गिरिधर। तो गिरिधर किसका नाम है? फटाफट। हाँ, ये नदी का पर्यायवाची भी होता है। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और, एक बच्चा पूछ रहा था, तो जो शैलजा है फ्रेंड्स, ये नदी का पर्यायवाची भी होता है, क्योंकि नदी भी जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ों से ही निकलती है, उस प्रकार से। अब तो ये कृष्ण जी के लिए है, ठीक है, क्योंकि गिरिधर का मतलब गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। फिर कृष्ण जी का एक और पर्यायवाची पीतांबर। पीतांबर यानी कि पीत। पीत मतलब होता है पीला, कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो ये एक लिखने का पूरा प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स कि सही तरीके से लिखना कैसे है। पीत है अंबर यानी कि वस्त्र जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। उसी प्रकार जैसे पीतांबर की जगह अगर मैं कहूं श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी कि श्वेत यानी सफेद है वस्त्र जिनके, अर्थात बताइए, श्वेत हैं वस्त्र जिनके, अर्थात देवी सरस्वती। बिल्कुल सही। और बिल्कुल आपने कहा कि जहां पे योगरूढ़ शब्द आता है, योगरूढ़ वही। तो उसी प्रकार अगला, हाँ, अब यहां पे कुछ बच्चे कहते हैं कमल नयन। फ्रेंड्स याद रखिए, ये बहुत अच्छी आपने शब्द बोला, एक बार ध्यान से बच्चे सारे सुनेंगे। कमल नयन, यहां पर बच्चे कहते हैं मैम कमल नयन तो कृष्ण जी को ही कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि कभी कभी जैसे एक सुंदर स्त्री है, सुंदर स्त्री के लिए भी हम इस विशेषण का प्रयोग करते हैं, अरे वो तो कमल नयनी है, कमल नयनी, कि उसके जो नेत्र हैं वो कमल के समान, ये तो मृग नयनी है। तो इसलिए प्लीज कमल नयन को आप कर्मधारय समास में लेंगे, बहुव्रीहि समास में नहीं लेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि आपके विकल्प वैसे हों, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कर्मधारय में आएगा कमल नयन, ये बहुव्रीहि में नहीं आएगा। अगला फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपने दंगल मूवी देखी है आमिर खान की, ठीक है ना? जब भी दंगल होता है उसमें क्या होता है कि भाई दो लोगों के बीच में द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व क्या होता है? भाई दो लोगों के बीच में पूरी मतलब लड़ाई हो रही है, और लड़ाई भी क्या होती है कि दोनों लोग इक्वल, कि वो भी इतने वेट का है, वो भी इतने वेट का है। तो यहां पर क्या होता है, दोनों शब्द इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और या, अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें तीन चीजें आती हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली चीज क्या आती है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। फिर जैसे आपका हरिहर, हरिहर का मतलब क्या हुआ? हरि और हर यानी विष्णु और शिवजी जी। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं हाँ ना, कि भाई मुझे हाँ ना में जवाब दो, हाँ या ना। उसी प्रकार जैसे भाई वो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन। फिर जैसे हम कहते हैं गौरी शंकर, तो गौरी और शंकर, तो गौरी शंकर में ये में भी आपका द्वंद्व समास है। तो ये तो है द्वंद्व समास का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या आएगा फ्रेंड्स? दूसरा तरीका वो है जहां पे दोनों शब्द न्यूमेरिकल हों। न्यूमेरिकल कैसे? जैसे कि हमने कहा 37। हिंदी की जितनी भी संख्याएं, ये केवीएस वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 37 को कैसे लिखेंगे? 7 और 30, 7 और 30।
तो यहाँ पर आपका और शब्द आ गया, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। फिर मैं कहूँ 24, 4 और 20 द्वंद्व समास है। फिर द्वादश यानी 2 और 10, द्वादश यानी कि 12। तो जो ये दूसरा तरीका है ये भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे दोनों शब्द न्यूमेरिकल हो वहाँ पे द्वंद्व समास आएगा। ठीक है। और तीसरी चीज क्या आती है फ्रेंड्स, जहाँ पे सार्थक निरर्थक शब्द हो, जैसे कि अरे भैया शाम हो गई, जरा चाय वाय पिला दो, तो चाय वाय। अब इसका मतलब क्या है, इसका समास विग्रह क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, चाय आदि, कि चाय आदि, की चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, पानी पिला दो, शरबत पिला दो, कुछ तो पिला दो। तो इसलिए चाय वाय का आएगा चाय आदि। फिर हम कहते हैं अरे अपने कपड़े लत्ते बांधो और यहां से निकलो, तो कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, कपड़े आदि। तो इसलिए जो द्वंद्व समास है वो 3 तरीके से समझा जाता है, जो आपके सामने है फ्रेंड्स। सारे बच्चे नोट करिए इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ बिल्कुल, जैसे खाना वाना, कि अरे अब खाना वाना हो ही जाए, तो खाना आदि। क्लियर है सभी को। तो द्वंद्व समास में ये 3 चीजें आती हैं। डन। तो बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला क्या आता है हमारा, द्विगु समास। ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। द्वंद्व समास में तो फिर भी 3 चीजें थी, द्विगु समास में केवल इतना है, सिर्फ पहला शब्द संख्यावाचक होगा। सिर्फ पहला शब्द संख्यावाचक, और उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि हमने कहा था दशानन, तो उसमें दशानन में भी पहला वर्ड न्यूमेरिकल था, लेकिन उसका विशेष अर्थ था रावण, इसलिए वो द्विगु में नहीं बहुव्रीहि में गया। उसी प्रकार जैसे मैं कहती हूं षडानन, षडानन या षणमुख, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, षडानन या षणमुख का मतलब जल्दी से बताइए सारे बच्चे, षडानन या षणमुख का मतलब क्या होता है। साप्ताहिक नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, सिर्फ सप्ताह आएगा, सप्त प्लस आहा यानी 7 दिनों का समाहार। कार्तिक, शिवजी जी नहीं, शिवजी पंचानन कहते हैं, या हनुमान जी को भी, लेकिन ये जो षडानन है 6 मुखों वाले, ये होता है कार्तिकेय जी। तो ये भी आपका बहुव्रीहि में आएगा, क्योंकि इसका विशेष अर्थ है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा, जैसे कि हम कहते हैं चौपाई। हाँ एक और शब्द, यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा त्रिवेणी। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि भाई जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी को बहुव्रीहि में ले या त्रिवेणी को द्विगु समास में ले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि त्रिवेणी को आप द्विगु समास में ही लीजिए, त्रिवेणी। मैं जानती हूँ त्रिवेणी का मतलब वो स्पेसिफिक 3 नदियां हैं जिनको मिलाकर हम जैसे संगम कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन त्रिवेणी को जर्नली आपका द्विगु समास में लिया जाता है, 3 नदियों का समाहार। ओके। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं चार पाई, 4 हैं पैर जिसके। फिर चौराहा। फिर जैसे कि द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, द्वि मतलब होता है 2, ज मतलब जन्मा, यानी 2 बार जिसका जन्म होता है। अब इसके 2 पर्यायवाची हैं। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। क्यों, पहले पक्षी का जन्म अंडे से होता है, फिर अंडे से चूजा निकलता है, तो इसलिए वो 2 बार उसका जन्म होता है। उसी प्रकार द्विज में ब्राह्मण, कि एक तो उसका मनुष्य के रूप में जन्म होना, फिर जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मण के रूप में उसकी पहचान। तो द्विज जो है वो भी आपका द्विगु समास में आएगा। ठीक है। लेकिन त्रिनेत्र जो है वो बहुव्रीहि में, कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी, तो वो आपका बहुव्रीहि में जाएगा। अगला अब आते हैं चौथे समास पर, कर्मधारय समास। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, बस 2 समास रह गए हैं फ्रेंड्स, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कर्मधारय समास में आती हैं 2 चीजें, कौन कौन सी। पहली चीज आती है फ्रेंड्स विशेषण और विशेष्य का संबंध, कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, जैसे कि नील गगन, नील गाय, ठीक है ना। फिर आपका जैसे हम कहते हैं कि शुभागमन, कि वेलकम, शुभागमन। फिर हम जैसे कहते हैं नवयुवक, कि नव मतलब नया,
ठीक है ना, नया है जो युवक। और नीलकमल, हाँ भैया ये नीलकमल, प्लीज सारे बच्चे कृपया करके नोट कर लीजिए, नीलकमल बहुव्रीहि में नहीं कर्मधारय में आएगा, क्योंकि नीलकमल सिर्फ एक नहीं है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके जी, कमल नयन, ठीक है ना। तो ये जो आपका है नीलकमल, ये आपका कर्मधारय में आएगा। उसके बाद ये कमल नयन, कमल के समान नयन। फिर भक्ति सुधा, सुधा मतलब क्या होता है, अमृत, तो कहते हैं भक्ति रूपी सुधा, कि जो भक्ति है वो अमृत ही है, मतलब अमृत के समान भक्ति। साइड प्लीज, बिल्कुल जी, ये लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लीजिए फटाफट। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिदेव, त्रिदेव में फ्रेंड्स आप बहुव्रीहि लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिदेव आप कह सकते हैं कि तीन देवों का समूह, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और दूसरी इसके संबंध क्या है, उपमान उपमेय का, जहाँ पे एक चीज की तुलना दूसरे से होती है, तो या तो विशेषता बतलाई जाए या तुलना की जाए, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। फिर अगला, अब आते हैं अव्ययी भाव समास पर। फ्रेंड्स इसकी तीन चार विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली ट्रिक, अब इसकी ट्रिक्स हैं, जहां पे पूर्वक प्रत्यय आ गया, सबसे पहली चीज, जहां पे पूर्वक प्रत्यय आ गया, आंखें बंद करके आप अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, समय पूर्वक, मतलब कुछ भी हो आपका, पूर्वक प्रत्यय जहां पर आ गया अव्ययी भाव समास नोट कर लीजिए। मन माना में कौन सा समास है, तत्पुरुष, मन से माना हुआ, मन से, तो कर्म, ये कर्ण तत्पुरुष समास है मनमाना में, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पे पूर्वक प्रत्यय आ गया अव्ययी भाव। दूसरी चीज, अब आते हैं उपसर्ग पर, कि जहां जहां कौन कौन से उपसर्ग हैं जहां पर अव्ययी भाव होता है। अब ये फ्रेंड निश्चित है, इनको याद कर लीजिए, इसमें आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, जहां पर आपको ये उपसर्ग दिखे अव्ययी भाव लगा दीजिएगा। सबसे पहले आता है आ उपसर्ग, आ जन्म, आकंठ यानी कि जीवन तक, आ मतलब होता है वहां तक। फिर जहां पे प्रति उपसर्ग आ जाए, जहां पे यथा उपसर्ग आ जाए, यथार्थ, ठीक है ना, फिर यथा विधि, यथा समय, फिर जहां पर आपका निर उपसर्ग आ जाए, निर्बल, निर्जन, निर्धन, ठीक है ना, निरुपाय, जहां पर निरुपसर्ग आ जाए। उसी प्रकार जहां पे आपका निस उपसर्ग आ जाए, निस्संदेह, निस्सहाय, फिर उसी प्रकार आपका जहां पे बे उपसर्ग आ जाए, बेपरवाह, ठीक है ना, बेरहम, ला उपसर्ग आ जाए, लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, तो आ, प्रति, यथा, निर, निस, बे, ला, भर उपसर्ग, भरपेट, भरसक, जहां जहां ये उपसर्ग आ जाए अव्ययी भाव समास पक्का है। तीसरी चीज, पुनरुक्ति शब्द, जहां पर आपके शब्द रिपीट हो रहे हैं वहां पर आपका अव्ययी भाव आएगा, जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, कि हाथ ही हाथ में, कि मैंने ये काम हाथों हाथ निपटा दिया, कि हाथ ही हाथ में, इतनी जल्दी। उसी प्रकार जैसे घर घर, कि इंडिया के जीतने पर मैंने घर घर जाकर मिठाई बांटी, यानी कि घर घर यानी कि हर घर जाकर मिठाई बांटी। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी हमेशा अव्ययी भाव में आएंगी, नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से सारे बच्चे। वो कह रहे हैं चकाचक, वैसे मारा मारी आप ये कह सकते हैं, मारा मारी, कहते ना अरे उस एरिया में तो मारा मारी हो गई, मारा मारी यानी कि मार के बाद मार, ठीक है। तो ये सारे आपके अव्ययी भाव समास में आएंगे, पूर्वक प्रत्यय, उपसर्ग और पुनरुक्ति शब्द। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, अब आते हैं फाइनली हमारे तत्पुरुष समास पर। और तत्पुरुष समास में एक ही डेफिनेशन है, जहां कारक चिन्हों का लोप हो जाए, जहां कारक चिन्हों का लोप हो जाए।
लोप हो जाना मतलब कि वो गायब हो जाना, जैसे कि राजा का पुत्र तो राजपुत्र, तो का जो ये चिन्ह था वो गायब हो गया। तो और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, कितने बच्चे बताएंगे? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ये आखिरी समास है फ्रेंड्स, बस इसके बाद क्वेश्चंस ही हैं। हाँ जी, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वेरी गुड। क्योंकि 6 कारक, कर्ता और संबोधन कारक तो होगा नहीं, बाकी सारे के सारे, जैसे कि अब यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब इनका उदाहरण देखें एक एक करके। कर्म तत्पुरुष का सबसे पहले क्या होगा, ये होगा जैसे कि सुखद, दुखद, कि सुख को देने वाला, दुख को देने वाला, तो को विभक्ति आ रही है, ये आपका कर्म तत्पुरुष है। ठीक है। अब जलपान, वो कह रहे हैं जलपान में कौन सा समास है, ये क्या है, जलपान, यानी जल का पान, जल को पीना, तो जल का पान संबंध में आएगा। विषपान की समुद्र मंथन के समय शिवजी जी ने विषपान किया था, यानी विष का पान किया था, पान यानी पीना, तो ये आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष। उसी प्रकार जैसे गंगाजल, गंगा का जल। फिर आता है करण तत्पुरुष, जैसे कि कानों सुनी बात, कि मैं कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करती, कानों सुनी यानी कानों से सुनी हुई, कानों सुनी। जैसे उन्होंने कहा मन माना, मन चाहा, कि मुझे मन चाहा वर मिला, मन से चाहा हुआ। उसी प्रकार फिर जैसे संप्रदान तत्पुरुष, के लिए। ठीक है, तो जैसे कहते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। उसी प्रकार जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसी प्रकार अब जैसे एक करण का था, बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, तो वो आपका करण तत्पुरुष में आता है। ओके। पूजा घर, पूजा के लिए घर, बिल्कुल सही, संप्रदान में आएगा। फिर आता है अपादान तत्पुरुष, अपादान मतलब कि अलग होना, वो कैसे आएगा, जैसे कि सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त यानी सेवा से निवृत्त, सेवा से मुक्त। फिर जैसे कि होता है पथभ्रष्ट, यानी कि वो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका है, पथ से अलग हो चुका है, भटक चुका है। ठीक है। और लास्ट में आता है नहीं, अब ये जो है पतझड़, फ्रेंड्स याद रखिए पतझड़ क्या है, मौसम का नाम है, ये एक ऋतु का नाम है पतझड़, जैसे कि सावन है वैसे पतझड़ है। बच्चों को लगता है पत्तों की झाड़, तो वो संबंध तत्पुरुष में आएगा, नहीं फ्रेंड्स। अगर आप एक बात मानिए, आंधी चल रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे अरे भाई पतझड़ हो रही है, नहीं ना, पतझड़ का एक मौसम होता है, वो अधिकतर आपका बहुव्रीहि समास में आएगा, इसको याद रखिए। ठीक है। और लास्ट में आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष, जैसे कि जलमग्न, ध्यानमग्न, कि जल में मग्न। फिर जैसे कि आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, खुद पर विश्वास है। ठीक है। तो ये सारे आपके 6 के 6 तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। डन है सभी का? थ्योरी यही थी फ्रेंड समास की, इससे ज्यादा थ्योरी समास में नहीं है। दुर्गति में कर्मधारय जी, हाँ वो कर्मधारय का भी था फ्रेंड स्पेसिफिक, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया, सभी बच्चे ध्यान दिए। और हाँ पहले तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का एक और फ्रेंड्स प्रकार नए तत्पुरुष। अब ये नए तत्पुरुष किस चिड़िया का नाम है? नए तत्पुरुष वहां पर आता है जैसे ना, नहीं, नेगेटिव, जैसे कि अनसुना, जिसे सुना नहीं गया, अनछुआ, जिसे छुआ नहीं गया, तो यहाँ पे अ या अन उपसर्ग आता है फ्रेंड्स। जहां पर आपके ये 3 उपसर्ग आ गए, ये 3 उपसर्ग, अनदेखा, अनचाहा, अनजाना, अनादि, कहते ना अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, अन प्लस आदि, सारे आपके नए तत्पुरुष में आएंगे। ठीक है। और लास्ट में जो आपका था कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास की पहचान के लिए जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सु उपसर्ग, दुर उपसर्ग, सत उपसर्ग, ठीक है ना, उत उपसर्ग, फिर आपका यहां पर आप कह सकते हैं कु उपसर्ग। सु जैसे कि सुपुत्र, कुपुत्र, दुर्व्यवहार, दुर्जन, दुर्बल, फिर सत्संग, सज्जन, फिर उत उपसर्ग उज्ज्वल, ठीक है ना, उत्थान। तो ये सारे आपके ये जो उपसर्ग हैं हमेशा कर्मधारय में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर तो फाइनली अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। इतनी लंबी थ्योरी की आपने, इतना मतलब धैर्य रखकर, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए, और आप चिंता मत करिए, कम से कम 30 क्वेश्चन हम करके जाएंगे फ्रेंड्स, कम से कम 30 प्रश्न। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स चाहिए 60% डिस्काउंट है फ्रेंड्स, जिसका कूपन कोड है लक्ष्य 60। ओके, चलिए फिर तो पहला प्रश्न प्रारंभ कीजिए फटाफट। समास का अर्थ क्या है? अब ये बहुत जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमें ट्रिक्स पता चल जाए बस। वो कह रहे हैं ट्रिक में बता दीजिए। अभी ये जो आपको उपसर्ग बताइए ट्रिक ही थी फ्रेंड्स, कि जहां पे सु उपसर्ग है वहां पे कर्मधारय, जहां पे यथा उपसर्ग है वहां पे अव्ययी भाव, जहां पे अ उपसर्ग है वहां पे तत्पुरुष। तो ये जो उपसर्ग वाली ट्रिक बताई ये वही तो थी। तो यहां पे समास का मतलब होता है संक्षेपण, शॉर्ट में लिखना। अगला, समास के मुख्यतः कितने पद होते हैं? जल्दी जल्दी। समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? 2, 3, 4, 6? फटाफट उत्तर देंगे सभी बच्चे। 2 पद होते हैं। देखे 6, अपने आप लिख दिया 6, पढ़ा भी नहीं कि प्रश्न क्या है। ये होती है सिली मिस्टेक, ये होता है ब्लंडर जो आप करते हैं पेपर में। प्रश्न क्या था? अभी आपके दिमाग पर कोई प्रेशर है नहीं ना, फिर भी गलत उत्तर दिया। प्रश्न क्या था? समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? फ्रेंड्स केवल 2 ही तो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें क्या रॉकेट साइंस थी? लिखा ना, जितने बच्चों ने यहाँ पे 6 लिखा सोच लीजिए अभी भी लिख रहे हैं 6 भेद। बताइए, यहाँ पे भेद नहीं पद पूछे गए हैं फ्रेंड्स। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो कृपया करके यहाँ पर आप फ्रेंड्स जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आज का गुरु मंत्र यही है कि पेपर में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। चाहे बच्चे ने कम मेहनत की, अगर पेपर में जाकर उसने अपना दिमाग लगा दिया तो वही सफल होगा। और फिर चाहे आप पूरे मतलब 2-3 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, और पेपर में जाके अगर आपने ये ब्लंडर कर दिया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ओके, आगे देखिए। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? अब जरा आ जाइए, तत्पुरुष समास के भेद फटाफट। और इन प्रश्नों में हमें टाइम नहीं लगाना, टाइम हमें दूसरे प्रश्नों में लगेगा, ठीक है ना। पेपर में भाई छंद अलंकार के लिए समय बचाकर रखना है ना, उसमें टाइम लगता है काउंट करने में, लेकिन ये प्रश्न तो जल्दी हो सकते हैं, तो यहाँ पे समय बचाना है। तत्पुरुष समास के 6 भेद अभी हमने किए। अगला, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? फटाफट ये रैपिड फायर की तरह करते रहिए। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला वर्ड इंपॉर्टेंट होता है? जल्दी जल्दी देखते हैं हम कितनी फास्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप यही गलती करती थी श्वेता, लेकिन आज सही हो गया, वेरी गुड। तो बस अब ये सही ही रहना चाहिए, अब ये वापस गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो पूर्व पद अव्ययी भाव समास में सही होता है। आगे, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? फटाफट, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? सभी बच्चे बताएंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो वो होता है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? फटाफट करते रहिए करते रहिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वालिफाइंग में भी आएंगे, पीआरटी में भी आएंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? वो है आपका द्वंद्व समास, डी ऑप्शन। अगला देखिए, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कि दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है? यहाँ पर एक बच्चा मुझसे पूछा था फ्रेंड्स, अभी भी किसी का मैंने कमेंट पढ़ा कि मैम कमल नयन शब्द को हम यौगिक शब्द में रखेंगे या योगरूढ़ में? तो फ्रेंड्स मैं आपकी क्वेरी समझ गई, आप कमल नयन को हमेशा योगरूढ़ शब्द में रखेंगे। अब आप कहेंगे मैम उसमें बहुव्रीहि में तो लिया नहीं था, आपने कहा कि कर्मधारय में लेना, लेकिन फ्रेंड्स कमल नयन का मतलब होता है कोई सुंदर इंसान, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, तो कमल नयन को आप योगरूढ़ शब्द में रखेंगे। ओके, अब
किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास में। आगे देखिए, किस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? फटाफट, ये सारे आपके पारिभाषिक प्रश्न हैं, ठीक है। किस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? यह आएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला, कीटाणु में कौन सा समास है? परमाणु तो बहुत बार किया था, कीटाणु में कौन सा समास है? और खैर जब कीटाणु कर रहे हैं तो परमाणु भी बता दीजिए। दोनों में कौन कौन सा समास आएगा? कीटाणु, परमाणु। चलिए, यहां पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या क्वालिफाइंग में इस बार बहुत ही टफ पेपर आएगा? फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि पेपर किस प्रकार का आएगा आपको कुछ नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, ये जस्ट एक कहते हैं ना कि लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के लिए बार बार हड़कंप मच जाए, उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन किसको क्या पता फ्रेंड्स, किसको क्या पता कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है? ये उसकी मर्जी है, पेपर बनाते समय उसका मूड क्या है, आसान बनाना है या मुश्किल। और दूसरी चीज़, जिसको चीज़ आती है उसको आसान लगेगी, जिसको नहीं आती उसको मुश्किल लगेगी। अब जैसे है कीटाणु, इसमें दो शब्द कौन से हैं फ्रेंड्स? कीट प्लस अणु। अणु मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अणु मतलब होता है एटम, साइंस में आपने पढ़ा है ना। और कीट मतलब क्या होता है? कीड़ा। यही होता है ना, कीड़ा का तत्सम रूप होता है कीट। तो इसका समास विग्रह क्या होगा फ्रेंड्स? कीट के अणु। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये कीड़ों के बीज रह गए जिससे और कीड़े हो गए, तो कीट के अणु, ये आएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। लेकिन परमाणु, इसका समास विग्रह बिल्कुल अलग, जबकि इसमें अणु ही है। परम है जो अणु, परम है जो अणु, तो ये आएगा आपका कर्मधारय समास। एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, सिंपल सी चीज। ओके, तो ये दोनों चीजों में अंतर है, कीटाणु में अलग, परमाणु में अलग। तो मिलते जुलते शब्दों को कंफ्यूज मत करिएगा कि उसमें हमेशा एक ही समास आएगा। ओके, अगला, सन्मार्ग में कौन सा समास है? फटाफट, सन्मार्ग में कौन सा समास आएगा जल्दी से? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ट्री फोर आएगा ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर आएगा नहीं तो बच्चे तो शोर मचा देंगे ना। भाई आप क्या, हम भी शोर मचा देंगे? पेपर तो आना ही आना है। बस ये है कि फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं। भाई मूवीज़ भी तो होती है ना जो कि डिले होती हैं, उनके कहते हैं रिलीज़ पर कभी कभी डिले किया जाता है कि हम तो दिवाली पे ही रिलीज़ करेंगे मूवी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। पेपर का भी ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। देखिए अभी पीछे क्या था कि पेपर कितनी बार लीक हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई। तो क्या होगा कि हो सकता है अभी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा बनाया जा रहा हो कि पेपर लीक होने का चांसेस ही ना हो। ठीक है, तो जो भी डिले हो रहा है वो आपके फायदे के लिए ही हो रहा होगा, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पेपर आएगा ज़रूर, इसकी गारंटी है। अब सत्य का मार्ग नहीं, सन्मार्ग का मतलब होता है सत्य प्लस मार्ग, संधि विच्छेद, कि सत्य है जो मार्ग, सही है जो मार्ग, सत्य नहीं सही है जो मार्ग। तो ये क्या आएगा? कर्मधारय। अगला देखिए, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? फटाफट, सच नहीं सही, सही है जो मार्ग। तो पथभ्रष्ट, ये मैंने अभी भी बताया, पथभ्रष्ट में आएगा पथ से भ्रष्ट, कि जो अपने मार्ग से भटक गया है, पथभ्रष्ट। तो अलग हो जाना सही मार्ग से, अपादान तत्पुरुष। और याद रखिए, जब भी आपका तत्पुरुष समास आएगा उसका भेद जरूर बताना है। अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, दुर्जन में कौन सा समास है? देखिए 12 क्वेश्चन हो भी गए फ्रेंड्स। मैंने कहा था ना कम से कम हम 30 क्वेश्चन करके जाएंगे, कम से कम। और वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि 30 क्वेश्चन कब हो गए, क्योंकि हम तो 10 क्वेश्चन और भी करवा देंगे। 40 क्वेश्चन कम से कम लेकर आए हैं हम। तो दुर्जन, दुर्जन मतलब क्या होता है? फिर वही दुर प्लस जन, यानी बुरा है जो व्यक्ति, बुरा है जो जन, और ब्रैकेट में व्यक्ति, कि एक व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो बुरा है, तो कर्मधारय समास। अगला देखिए, निर्बल में कौन सा समास है?
और आपको याद नहीं, निर और दुरुपसर्ग हम संधि में भी करते हैं कि जहां निर और दुरुपसर्ग आ जाए विसर्ग संधि, लेकिन यहाँ पे संधि, ये समास में भिन्न है। अव्ययी भाव, बिल्कुल सही। निर्बल, जिसमें बल नहीं है, ठीक है, तो जहां पे निरुपसर्ग है वो अव्ययी भाव। आगे बेहिसाब, कौन सा समास आएगा, जल्दी जल्दी। बेहिसाब, जहां पे बे उपसर्ग आ जाए कौन सा समास आना चाहिए, अव्ययी भाव, बिना किसी हिसाब के। आगे गिरिधर में कौन सा समास है, बहुत सिंपल, ये तो मतलब यूं ही करते जाना है, ये फटाफट एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। गिरिधर, आप टाइम देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से 15th क्वेश्चन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 बजे से, अब खुद देख लीजिएगा कि कितना समय लगेगा। तो गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, तो ये आपका बहुव्रीहि। अगला गिरिजा में कौन सा समास है, जल्दी से। गिरिजा, गिरी से जन्मी पर्वत की पुत्री अर्थात देवी पार्वती, बहुव्रीहि समास। अगला बैलगाड़ी में कौन सा कारक है, अब कारक पूछा गया है फ्रेंड्स, बैलगाड़ी में कारक कौन सा है, जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे। बैलगाड़ी, करण तत्पुरुष, बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों की गाड़ी नहीं, वो गाड़ी जो है वो चलाने वाले की है, बैलों से तो गाड़ी केवल चल रही है, बैलों से चलने वाली गाड़ी, तो यहां पर आपका करण तत्पुरुष आएगा, कर्ण कारक आएगा। अगला राकापति में कौन सा समास है, राकापति, जल्दी से। राका, शिलाका, ये सारे हिंदी व्याकरण में ही आएंगे। अब पता ना वैसे आपको राका और शिलाका क्या होता है, शिलाका सम्मान था और ये राका, राका मतलब होता है फ्रेंड्स रात, यानी रात का पति, यानी रात का स्वामी। रात में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, चंद्रमा, तो यहां पर आपका क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। राकापति, राकेश, ये दोनों शब्द देखिए, राकेश शब्द भी कैसे बनता है, राका, राका प्लस ईश, यानी रात का स्वामी, तो ये सारे चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। ओके, ऐसे करते करते आपको पर्यायवाची याद हो जाते हैं। अगला देखिए, फिर चार पाई में कौन सा समास है, जल्दी से। चार पाई, फटाफट फ्रेंड्स, 30 नहीं अब तो 40 क्वेश्चन करके जाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, यहां पे 40 क्वेश्चन हम करके जाएंगे। चार पाई में कौन सा समास है, द्विगु, चार हैं पैर जिसके। अगला चंद्रधर में कौन सा समास है, फटाफट, चंद्रधर, अब तो कंफर्म हो गया, 30 प्रश्नों से कुछ नहीं बनेगा, 10 प्रश्न तो 2 सेकंड में हो जाएंगे, अब हमें 40 क्वेश्चन करके जाने हैं। चंद्रधर, बहुव्रीहि, चांद को धारण करने वाले, कौन है जो चांद को धारण करते हैं, शिव जी जी। ओके, चांद को धारण करने वाले बहुव्रीहि शिवजी जी। अगला सुग्रीव में कौन सा समास है, फटाफट, सुग्रीव, और सबसे मेन चीज है फ्रेंड्स, आपको शब्द का सही समास विग्रह करना आना चाहिए, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं चंद्र का धारक, ऐसे नहीं, चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात शिवजी जी, ये पूरी पंक्ति आनी चाहिए, अर्थात डैश डैश डैश। अब सुग्रीव, सुग्रीव आपको पता ही है वैसे तो, ठीक है ना, किष्किंधा कांड पढ़ा है आपने सबने, तो सुंदर है ग्रीवा जिसकी, सुंदर है, ये सु उपसर्ग के लिए सु, सुंदर है ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि गर्दन, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, अर्थात वानर राज, वानर राज सुग्रीव, तो ये भी आपका बहुव्रीहि है। आगे देखिए, एकांकी में कौन सा समास है, पता ना एकांकी क्या होती है, ऐसा नाटक जिसमें केवल एक अंक है, तो एकांकी, इसमें समास कौन सा आएगा। अब ऐसे लोग कहेंगे भाई जो गर्दन है वो तो किसी की भी, एक सुंदरी की भी गर्दन सुंदर हो सकती है, लेकिन सुग्रीव को, उसे सुग्रीव तो नहीं कहेंगे ना वो पीट के चली जाएगी कि तुम मेरी तारीफ करो या क्या कह रहे हो तो इसलिए सुग्रीव में बहुव्रीहि समास ही आएगा।
एकांकी, एकांकी यानी एक अंक वाला, तो यहां पर आपका द्विगु समास आएगा। ठीक है, अगला प्रत्यक्ष में कौन सा समास रहेगा? तब तक खैर ये बता दीजिए, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है फ्रेंड्स? पता है आपको इसका उत्तर? हिंदी की प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? देखते हैं किस। एक घूंट, आर्यमान सबसे पहले आपका उत्तर आया। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है एक घूंट, जो हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। अब आता है प्रत्यक्ष, फिर क्या है? प्रति प्लस अक्ष, अक्षी के प्रति यानी अक्षी के सामने, तो यह है आपका क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ये आपका अव्ययी भाव समास। वैसे भी प्रति उपसर्ग था, वहीं से उत्तर आ जाना था। अगला सेवानिवृत्त में कौन सा कारक है? फटाफट, सेवानिवृत्त में कौन सा कारक आएगा? जल्दी जल्दी भाई, 24 क्वेश्चन हुआ, मैं 40 क्वेश्चन करने, केवल 16 प्रश्न बाकी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है 16 प्रश्न हम कितनी जल्दी करते हैं। सेवा नहीं, सेवा से निवृत्त, निवृत्त मतलब होता है मुक्त, यानी कि सेवा से अलग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो अलग होने का भाव है, अपादान कारक आएगा। अगला चिरायु में कौन सा समास है? चिरायु, जल्दी जल्दी, चिरायु में कौन सा समास आएगा? फटाफट बताइए। कौन से दो शब्द हैं यहां पर? चिर प्लस आयु, यानी कि लंबी आयु, तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, कर्मधारय समास। अगला जलचर में कौन सा समास है? जलचर, वैसे तो चिर मतलब पुराना भी होता है, कि चिरकाल से चला रहा है यानी पुराने समय से, लेकिन चिरायु मतलब कि लंबी आयु। जी जलचर, हाँ कर्णधारय नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, जो सिंपल सा शब्द है जलचर किसे कहते हैं? जल में चरने वाला, जल में चरने वाला, चरने यानी कि मतलब जल में विचरण करने वाला, अर्थात मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ है, कोई भी है, मनुष्य भी पानी में तैर सकता है। तो ये क्या है आपका? में अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। उसी प्रकार आगे देखिए, अठन्नी में कौन सा समास है? फटाफट, अठन्नी, इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको नए नए शब्द पता चलते हैं, इसको मिस मत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि हम 30 की जगह 40 प्रश्न करेंगे। ठीक है, अठन्नी में कौन सा समास है? 8 आनों का समूह, कैसे लिखेंगे? 8 आनों का समूह। जैसे आजकल तो रुपया है, पैसा है, पहले आने होते थे, चवन्नी, दुवन्नी, अठन्नी, सब में द्विगु समास। आगे देखिए, उपकूल का समास विग्रह क्या होगा? अब ये आती है समस्या, अगर आपको समास विग्रह पूछ लिया जाए, क्योंकि समास की पहचान तो ट्रिक से हम कर लेते हैं, लेकिन उसको तोड़ना कैसे है वो हमें कभी कभी नहीं पता होता। उत्तर दीजिए, उपकूल का समास विग्रह क्या होगा? फटाफट। और भाई एक बार प्लीज, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, थ्योरी अच्छी लगे, लाइक और शेयर एक बार जल्दी से कर दीजिए। जी बिल्कुल जी, सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से शुभकामनाएं। उपकूल, उप मतलब क्या होता है फ्रेंड? जैसे उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उसके पास, निकट, तो ये होता है कूल के समीप। कूल मतलब होता है किनारा, उपकूल। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश युक्त में कौन सा समास है? फटाफट, प्रकाश युक्त, कूल से परे नहीं फ्रेंड्स, उपकूल मतलब होता है कूल के समीप। प्रकाश से, यस बिल्कुल सही, प्रकाश से युक्त, युक्त यानी कि भरा हुआ, तो यानी प्रकाश के माध्यम से, तो ये आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष। अगला धर्म विमुख में कौन सा समास है? जल्दी से, धर्म विमुख, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, धर्म से विमुख,
विमुख का मतलब क्या होता है? मुख मोड़ लेना, सम्मुख का विलोम। तो ये आपका आएगा अपादान, अलग होना, कि आप धर्म से अलग हो गए, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष है। आगे देखिए, दिगंबर में दिगंबर में कौन सा समास है? फटाफट 31 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 9 प्रश्न रह गए, आखिरी 9 प्रश्न, जल्दी से करिए। दिगंबर में कौन सा समास है? अब दिगंबर में कौन से दो शब्द हैं? दिक क, कबूतर वाला क, और क के नीचे हलंत आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क के नीचे हलंत, दिक प्लस अंबर। क्योंकि अगर आपने क के नीचे हलंत नहीं लगाया तो वो दीर्घ स्वर संधि दिक्कांपर बन जाएगा, दिक्कांपर। तो ये दिगंबर होता है, दिक मतलब होता है दिशाएं, कि दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके, अर्थात शिवजी जी, शिवजी जी का ही पर्यायवाची है दिगंबर, कि दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके। तो ये है आपका बहुव्रीहि। अगला, फिर आपका अगला प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ जी, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? फटाफट। गणेश में वस्त्र हैं जिनकी दिशाएं, गलत लिखा है फ्रेंड्स, उल्टा लिख दिया आपने, वस्त्र हैं जिनकी दिशाएं, ये नहीं होता, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके, यानी कि जो वस्त्रों को नहीं, जो दिशाओं को धारण करते हैं, तो इसलिए दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके, आपने उल्टा लिख दिया। यही मैंने कहा कि समास विग्रह कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्रोध की अग्नि नहीं, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। जैसे हम कहते हैं ना, तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, तुम मेरे क्रोध में जलकर भस्म हो जाओगे, ठीक है। तो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहां पर आपका कर्मधारय आएगा, उपमान उपमेय का संबंध। फिर राजनीति में कौन सा समास है? जल्दी से, मैं जानती हूं कि हम बहुत बार सुनते हैं कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाओगे, तो हमें लगता है कि हाँ, क्रोध की अग्नि संबंध आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कर्मधारय आएगा, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहां पे राजनीति, राजा की नीति, संबंध तत्पुरुष आएगा आपका, संबंध तत्पुरुष, राजा की नीति। अगला देखिए, मुंह मांगा, कौन सा समास आएगा? कि तो तुम्हें तो इसका मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फटाफट फ्रेंड्स, 34 क्वेश्चन है, केवल 6 प्रश्न बचे हैं। तो देखिए 40 प्रश्न हो गए, पूरी थ्योरी भी हो गई। तो अगर किसी को समास का टॉपिक दोबारा कभी भी रिवाइज करना हो, आज की डेट याद रख लीजिए, 10 जुलाई, वहां पर आप समास के पूरे विषय को एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, मुंह से यानी के द्वारा मांगा हुआ, तो ये क्या हुआ? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। अगला, पद पंकज में कौन सा समास है? पद पंकज, जल्दी जल्दी, पद पंकज यानी कि पद जो है पैर, कमल के ही ये कमल ही हैं, पैर कमल ही हैं, उपमान उपमेय का संबंध, कर्मधारय। आगे देखिए, का पुरुष में कौन सा समास है? जल्दी से, का पुरुष, हाँ जी, ध्यान से करिए। का पुरुष में कौन सा समास आएगा? का पुरुष का मतलब होता है फ्रेंड्स, का मतलब होता है कायर, कायर है जो पुरुष। तो यहां पर भी एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहे, कर्मधारय। अगला, बस 4 क्वेश्चन, वृषभानुजा में कौन सा समास है? वृषभानुजा, जल्दी जल्दी, वृषभानुजा। और वैसे फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देती हूँ, कल किस चीज़ का लेक्चर है? कल आपका सेंटेंस करेक्शन का लेक्चर है। सेंटेंस करेक्शन आपको पता ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमने वो लिंग वचन वाले में मंडे को भी किया था, तो इसलिए कल आपका सेंटेंस करेक्शन का है, जिसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं, कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आज तो हमारे पहले 50 मिनट थ्योरी में चले गए थे ना, लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, तो मज़ा आ जाएगा। वृषभानुजा में बहुव्रीहि, क्योंकि अधिकतर राधा जी के लिए प्रयुक्त होता है,
वैसे तो वृषभ की अनुजा गाय के लिए भी होता है, लेकिन वृषभानुजा जब भी हम कहते हैं वो राधा जी के लिए ही प्रयुक्त होता है। वृषभान जी की पुत्री राधा, तो ये बहुव्रीहि आएगा। अगला, किस समास में दोनों पद संख्यावाचक होते हैं? फटाफट लास्ट 2 क्वेश्चंस। किस समास में दोनों पद संख्यावाचक होते हैं? जल्दी जल्दी, अंतिम 2 प्रश्न। राधे राधे, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जल्दी से जी। तो वो होता है द्वंद्व समास, जहां पे दोनों पद संख्यावाचक हों। फिर तत्पुरुष समास के कितने भेद थे? हम कर चुके हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद थे? 6 भेद। और लास्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? जल्दी से, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आज का लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट कहिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़कर जाएंगे जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि अगर मैंने वहां पे लाइक कर दिया तो इसका मतलब सही है। अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो मैं आपको रिप्लाई भी करके जाऊंगी कि सही उत्तर क्या है। तो कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर लिखेंगे जरूर। तो तत्पुरुष समास किसमें है? नीलकमल, विद्याधन, त्रिलोचन या रोगग्रस्त? डी ऑप्शन, रोग से ग्रस्त, करण तत्पुरुष समास। रोग से ग्रस्त, ग्रस्त मतलब होता है जकड़ा हुआ, कि रोग से घिरा हुआ, बंधन में, ठीक है। बाकी नीलकमल, इसमें आपका कर्मधारय समास है। फिर विद्याधन, विद्याधन उद्यम बिना कहूं जो पावे कौन, याद है? बिना डुलाए ना मिले जो ये पौन। तो यहाँ पे विद्याधन, विद्या रूपी धन, कर्मधारय समास। और त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी आंखें जिसकी, अर्थात शिवजी, तो ये आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न है आपका, निम्न में से समास की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, 60% डिस्काउंट ऑफर है और कूपन कोड है लक्ष्य 60। ओके, चलिए फिर आज हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं पेड बैच स्टूडेंट से शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।